गुड मॉर्निंग क्लास। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो मैंने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को प्राकृतिक रेशों के बारे में बताया था, उसमें कुछ वनस्पतिक रेशों को बताया था मैंने आपसे। उन वनस्पतिक रेशों में सबसे पहला जो आपके सिलेबस में है वो है कपास, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कपास क्या है, कैसे मिलता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इत्यादि के बारे में मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगी। कपास का रेशा एक विश्वव्यापी रेशा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी एक अलग मजबूती होती है, एक अच्छी कार्य क्षमता होती है और ये सभी रेशों में लगभग प्रयोग किए जाने वाला रेशा है। कपास के रेशे को बहुत पहले से सूती वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। और भी ऐसे रेशे हैं जिनका प्रयोग सूती वस्त्रों में किया जाता है, लेकिन अपनी एक अच्छी गुणवत्ता के कारण, एक अच्छी विशेषता के कारण कपास का उपयोग ज्यादा किया जाता है। कपास का वस्त्र ठंडक प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में इसके वस्त्रों का उपयोग ज्यादा होता है। कपास में अपनी खुद की एक अच्छी विशेषता होती है। कपास का रेशा हमें कपास के पौधे में जो फूल होता है, उन फूलों के बीच में जो कोय होती है और उस कोय के बीच में जो कपास के बीज और रुई होती है, उससे प्राप्त होता है। कपास का रेशा प्राप्त करने के लिए हम अब आगे की वीडियो में सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि सूती वस्त्रों का निर्माण करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करके कैसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, फिर कैसे उन रेशों से धागे बनाए जाते हैं और धागे के बाद में उन धागों से कैसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। सूती वस्त्रों को बनाने के लिए हमें कपास की आवश्यकता होती है। कपास के लिए कपास की खेती करनी की जरूरत होती है। कपास की खेती के लिए हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म मौसम। लगभग 200 दिन का गर्म मौसम इसके लिए आवश्यक माना गया है। गर्म मौसम हो, उपजाऊ जमीन हो और कपास की जो खेती होती है उसे करते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं। अगर हमने थोड़ी भी असावधानी की तो हो सकता है हम जिस रुई को प्राप्त करना चाहते हैं वो उतनी अच्छी रुई हमें ना मिल पाए। जब कपास की खेती की जाती है तो कपास की बुआई के बाद जब पौधा 3 इंच का हो जाता है तब हम इसकी वीडिंग करते हैं। वीडिंग करते समय हमें पौधों के आसपास की जो गंदगी होती है, जो घास वगैरह होती है, उनको हटाना होता है, जो बेकार पत्तियां होती हैं उनको हटा देना होता है। और इसी समय से लगभग इनके जब पौधा 6 इंच के आसपास का होता है तो इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो बैंगनी और सफेद रंग के होते हैं। जब फूलों की पत्तियां धीरे धीरे सूख कर गिर जाती हैं तो उनमें कोय निकल आते हैं और कोय जो होते हैं उन्हीं के अंदर रुई और बीज इकट्ठा होती है। जब कोय धीरे धीरे करके फटने लगते हैं तो हम कोय को एकत्र करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको, सेकंड पॉइंट है कोय एकत्र करना। यह कार्य हम लोग पिकर यंत्र के द्वारा और हाथों के द्वारा दोनों की सहायता से कर सकते हैं। हाथों के द्वारा कोय एकत्र करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, किंतु इसमें श्रम और व्यक्तिगत प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम पिकर यंत्र का प्रयोग भी करते हैं। कोय एकत्र करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जब कोय फटने शुरू होते हैं, यानी कि उनका मुंह खुलना शुरू होता है, उसी समय हमें सभी कोय को एकत्र कर लेना चाहिए। अगर कोई एक बार फट गया और उसकी रुई जमीन पर बिखर गई तो फिर उन्हें इकट्ठा करते समय उन रुइयों की वो शुद्धता हमें नहीं मिल पाती है जो होनी चाहिए। हम कोय एकत्र करेंगे। कोय को इकट्ठा करने के बाद उनसे जो रुई होगी उसको निकालने के बाद हम कैसे उन्हें गांठ बनाकर मिल में भेजेंगे, ये हम अपने थर्ड पॉइंट में देखते हैं। बिनौले निकालकर गांठ बांधना मतलब जो हमारी रुई है उसमें से कपास के बीजों को, उसमें पड़ी हुई अशुद्धियों को, जैसे पत्तियां हैं या घास फूस हैं या कुछ अन्य अशुद्धियां जो उसमें मिली हुई हैं, उनको हम निकालकर उन्हें दूर कर देते हैं। और अब इसकी एक 500 पाउंड की गांठ बनाकर, उस जो रुई होती है उस रुई को दबाकर उसकी 500 पाउंड की, मतलब जो भार में 500 पाउंड का हो, उसकी एक गांठ बनाकर मिल में उन गांठों को भेज देते हैं।
गांठों को खोलना और आपस में मिलाना। जब गांठें मेल में पहुंच जाती हैं तो वहां पर ये सभी जितनी भी रुइयों की गांठें पहुंची होती हैं उन सभी को खोला जाता है और उन सभी को आपस में मिलाया जाता है। इन सबको मिलाने का काम ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर इन 3 यंत्रों की सहायता से किया जाता है ताकि रुई आपस में अच्छी तरह मिल जाए और समानांतर हो जाए। जो उसमें छोटी रुई हो या अशुद्धियां हो या गंदगी हो वो उनमें बची हुई वो सब उसमें से दूर हो जाए। अब इस सुलझी हुई और साफ रुई की 1 इंच मोटी, 40 इंच चौड़ी और 40 पाउंड भार की एक चादर बनाई जाती है। इस चादर को कॉर्डिंग की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया जाता है। कार्डिंग ये एक कांटेदार यंत्र होता है जिससे रेसे को समानांतर किया जाता है। चादर पे कार्डिंग की प्रक्रिया की जाती है और रेसे समानांतर किए जाते हैं। जब रेसे समानांतर हो जाते हैं तो उन्हें एक कीपदार यंत्र से, एक कीप वाला जो यंत्र होता है उसमें से बाहर निकालते हैं जिससे रुई के उस चादर पर या उन समानांतर रेसों पर दबाव पड़ता है और गोलाकार पट्टी प्राप्त हो जाती है। ये गोलाकार पट्टी जो होती है वो कार्ड स्लाइबर कहलाती है। कार्ड स्लाइबर को डबलिंग की प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है। डबलिंग की प्रक्रिया में हम कई कार्ड स्लाइबर्स को लेते हैं यानी कि कई गोल पट्टियों को लेते हैं और आपस में मिलाते हैं यानी कि डबल करते हैं। ये डबलिंग प्रक्रिया हो गई। डबलिंग की प्रक्रिया के बाद अब हम आते हैं कॉम्बिंग पे। कॉम्बिंग का मतलब होता है उन मोटी मोटी जो हमारी लच्छे हैं या वो मोटे मोटे जो हमारी डोरियां हैं उन पर कंघी करना। महीन धागे बनाने के लिए हम उन पूनियों पर कंघी करते हैं और उनसे पतली पूनियां तैयार करते हैं जिन्हें हम कॉर्ड स्लाइबर कहते हैं। यानी कि कॉर्ड स्लाइबर को अब हम कंघी की सहायता से और समानांतर करके और पतला करके कॉर्ड स्लाइबर बनाते हैं। कॉर्ड स्लाइबर से बनी पूनियों को हम आगे भेजते हैं और उनसे और पतली पूनियां तैयार की जाती हैं। पूनी बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊपर कॉम्बिंग के बाद जो हमें पूनियां प्राप्त हुई थी उनको हम और ज्यादा पतला करेंगे और उन्हें और ज्यादा समानांतर करेंगे। कॉम्ब स्लाइबर से खींचकर पतली पूनियां बनाई जाती हैं और जब इनको पतला किया जाता है तो उसी समय इन पर हल्का हल्का घुमाव भी दिया जाता है यानी कि उनको बॉबिन पे लपेट दिया जाता है और बॉबिन को रोविंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। रोविंग फ्रेम क्या करता है? धागे को और महीन करता है। वो तेजी से घूमता जाता है, पूनियां पतली होती जाती हैं, उनमें घुमाव बढ़ता जाता है और साथ ही साथ उसकी बटाई भी होती रहती है। पूनियों के बाद हम अब उन पर कताई करते हैं। कताई के लिए स्प्रिंग फ्रेम का प्रयोग करते हैं। ये फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें अधिक स्पीड वाले रोलर लगे होते हैं। कई सारे रोलर होते हैं, एक रोलर के बाद दूसरे रोलर पे, दूसरे रोलर के बाद तीसरे रोलर पर पूनियां लगातार चलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं और पतली होती जाती हैं। उन पर घुमाव बढ़ता जाता है और वो हमें जिस मोटाई का रेशा हमें प्राप्त करना होता है वो रेशा हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अब हमें जो रुइयां थी उन रुइयों से धागा प्राप्त हो गया है। अब हम इन धागों का प्रयोग वस्त्रों की बुनाई के लिए कर सकते हैं, जैसा कि इस हमारे 10वें पॉइंट में दिया हुआ है बुनाई। अब हम जो हमें कताई के बाद धागा प्राप्त हुआ है उस धागे का प्रयोग हम बुनाई के लिए, वस्त्रों की बुनाई के लिए कर सकते हैं। अब हमारा धागा तैयार हो चुका है। उस धागे से हम आगे कई प्रकार के वस्त्र बना सकते हैं। वस्त्रों को बनाने के बाद उन पर परिष्कृति और परिसज्जा की जाती है। परिष्कृति और परिसज्जा का तात्पर्य ये होता है कि वस्त्रों पर कुछ नक्काशी की जाती है, वस्त्रों पर रोए उठाना या उन पर मार लगाना या उनको मर्सराइज्ड करना। ये विशेष तरह की परिसज्जाएं होती हैं जिससे वस्त्रों की मजबूती को, उनकी सुंदरता को, उनकी चमक को बढ़ाया जा सकता है। ये तो हो गई हमारी सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। मतलब कि अगर हम देखें तो जो हमारी कपास से रुई प्राप्त हुई थी वो धीरे धीरे करके कैसे धागे में परिवर्तित हुई और धागे में परिवर्तित होने के बाद कैसे उससे वस्त्र बनाए गए और वस्त्रों को बनाने के बाद कैसे उस पर परिष्कृति और परिसज्जा करके उन्हें तैयार करके वापस मार्केट में भेज दिया गया। अब हम आते हैं कपास की विशेषताओं पर। कपास अन्य रेशों से अलग क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो अपने वानस्पतिक रेशों के ही और रेशों से अलग होता है। ये विशेषताएं उसे अन्य रेशों से अलग तो करती ही करती हैं, साथ में उसकी पहचान को भी दर्शाती हैं। जैसे कि इसका संगठन,
अगर हम कपास के रेशे को देखें तो ये एक सेल्यूलोज रेशा कहलाता है। जैसा मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जितने भी वानस्पतिक रेशे हैं वे सभी सेल्यूलोज रेशे भी कहलाते हैं। इसमें 40 से 90% सेल्यूलोज होता है, 5 से 8% जल होता है और साथ ही कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। इसके साथ ही साथ कपास के रेशे में एक और विशेषता पाई जाती है कि इसके रेशे के ऊपर मोम की एक पतली परत होती है, कोटिंग होती है, जिसके कारण रेशा आपस में सटने का गुण रखता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक संरचना से देखते हैं, सेकंड पॉइंट में जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इसको देखते हैं, तो ये पतले ट्यूब के समान दिखाई देता है। ट्यूब के समान इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब रेशा कच्चा होता है तब इसके बीच में एक पतली नली होती है जिसके अंदर सेप नामक द्रव भरा होता है। सेप जैसे जैसे सूखता जाता है, या हम यूं कह लें कि जैसे जैसे हमारा रेशा पकता जाता है वैसे वैसे ही ये तरल पदार्थ सेप जो है वो सूखता जाता है, और जब ये सूख जाता है तब ये जो हमें ट्यूब के समान रेशा दिखाई दे रहा था वो अब चपटा आकार ले लेता है और चपटा दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे रेशा सूखता जाता है इसमें प्रति इंच घुमाव भी बढ़ते जाते हैं या पड़ते जाते हैं। जब रेशा सूखता है और वो घूमता जाता है, लगभग प्रति इंच 200 से 400 ऐंठन इसमें पड़ती जाती है, जिसके कारण रेशा दूसरे रेशों को अपने अंदर सटाने का गुण रखता है। जितना ज्यादा ऐंठन रेशे में होगी, जितने ज्यादा घुमाव रेशे में होंगे, रेशा उतना ही मजबूत माना जाता है। अब हम आते हैं कपास की लंबाई पर। वैसे तो कपास अन्य वस्त्रोपयोगी रेशे जितने भी हैं हमारे प्राकृतिक रेशे, चाहे वो रेशम हो, चाहे वो ऊन हो, या वानस्पतिक रेशों में और जितने भी रेशे हैं उन सब में सबसे छोटा होता है। इसकी लंबाई लगभग आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है। ये छोटा अवश्य होता है, परंतु इसमें घुमाव इतने ज्यादा होते हैं कि रेशे को जोड़ना आसान हो जाता है। इसका जो व्यास होता है, यानी अगर एक रेशे की गोलाई देखें तो वो 16 से 20 माइक्रोन के बराबर है। रेशे के रंग और चमक, रेशे की जो प्राकृतिक चमक होती है वो रेशे में नहीं होती है। रेशे में कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती है। इसका रेशा सफेद हल्का पीलापन लिए हुए इस तरीके का दिखाई देता है जैसे कि रुई होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी परिसज्जाएं हैं, ऐसी परिस्कृतियां हैं जिसके कारण इनकी चमक को, इनके रंग को बढ़ाया जा सकता है। इस पर मर्सराइजिंग की प्रक्रिया करके इनको और चमकीला बनाया जा सकता है। यानी कि जब हम इनसे वस्त्र बना लेते हैं तो उन वस्त्रों की चमक को हम बढ़ा सकते हैं, या अगर हमें रेशे की ही चमक बढ़ानी है तो उस रेशे पर भी हम वो परिसज्जाएं करके उनकी रंग और चमक को बढ़ा सकते हैं। मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो कपास का रेशा सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। ये अपनी मजबूती के कारण ही शायद सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया भी जाता है। और जब ये भीगता है, यानी कि जब हम इसको भीगी अवस्था में देखा जाए तो इसकी जो मजबूती होती है वो 30% और ज्यादा बढ़ जाती है। कपास का रेशा अपनी ऐंठन के कारण ही मजबूत होता है। जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि उसमें प्रति इंच 200 से 400 ऐंठन पाई जाती है। ठीक है, ये ऐंठन और भी ज्यादा हो जाती है जब हम उसकी कताई करते हैं और बटाई करते हैं, और इसी कारण वो रेशा और ज्यादा मजबूत होता जाता है। प्रत्यास्थता, कपास के रेशे में ये गुण नहीं होता है। यानी कि अगर हम कपास के रेशे को खींचें और सोचें कि ये बढ़ेगा तो ये खींचने पे बढ़ता नहीं है। इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होता है, ये एक निश्चित आकार लिए होता है। तनाव सामर्थ्य में भी कपास का रेशा नहीं, तनाव सामर्थ्य भी कपास के रेशे में नहीं पाया जाता है। इसकी अपनी एक लंबाई होती है, उससे अधिक बढ़ाने पर या उससे अधिक खींचने पर ये टूट सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है ये उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। प्रतिस्कंदता, जब हम कपास के रेशों को फैलाते हैं या खींचते हैं तो वो अपनी एक निश्चित लंबाई तक ही बढ़ता है, क्योंकि उसका उतना ही तनाव सामर्थ्य होता है, उससे ज्यादा वो नहीं खींच सकता। लेकिन कुछ ऐसी परिसज्जाएं हैं जिसके द्वारा हम उसको सिकोड़ सकते हैं या फैला सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक बार उसको सिकोड़ दिया या फैला दिया तो वो उसी रूप में रहेगा। अगर मैंने उसको फैला दिया है तो वो फैला ही रहेगा, और अगर उसको सिकोड़ दिया है परिसज्जा के द्वारा तो वो सिकुड़ा ही रहेगा, उसमें प्रतिस्कंदता का गुण नहीं होता है। ताप सम्मोहन, अगर हम कपास को देखें तो अगर हमारी जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म है तो भी हम उससे कॉटन का कपड़ा या सूती वस्त्रों को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ताप सहने की क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है, इसीलिए गर्मी के लिए उत्तम वस्त्र माने जाते हैं। अवशोषकता का गुण भी कपास के रेशे में अच्छा होता है, क्योंकि ये
नमी को जल्दी सोख लेते हैं और अपने अंदर पानी को सोखे रहते हैं। अगर हम गर्मी के लिए इसको उत्तम वस्त्र माने तो ये इसलिए भी उत्तम माना जाता है क्योंकि अगर हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, सूती वस्त्र उस पसीने को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ब्लीच का प्रभाव, कपास का वस्त्र एक ऐसा वस्त्र है या कपास का रेशा एक ऐसा रेशा है जिसपे किसी भी प्रकार के ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, इससे इसे कोई हानि नहीं होती है। इस पर हम घरेलू ब्लीच का भी प्रयोग कर सकते हैं। कपास के रेशे को ब्लीच करते समय हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे ब्लीच का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। अम्ल और क्षार का प्रभाव, कपास का रेशा अम्ल के प्रति थोड़ा दिक्कत कर सकता है क्योंकि वो अम्ल से नष्ट हो सकता है। सांद्र अम्ल है तो भी उसको क्षति पहुंचा सकता है, तनु अम्ल से भी उसको क्षति पहुंचती है। लेकिन क्षारीय पदार्थों का प्रयोग हम बिना डरे कपास के वस्त्रों पर कर सकते हैं। इस पर हम किसी भी प्रकार के क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करें, इससे कोई हानि नहीं होती है। ताप का प्रभाव, कपास के रेशे में ताप को सहने की क्षमता भी होती है और जब ये जलता है तो कागज के समान इसकी जो राख होती है वो कागज के समान होती है, यानी कि भुरभुरी सी राख होगी। जैसे ही कपास का रेशा जलाया जाएगा तो जैसे कागज की राख उड़ जाती है हवा में, भुरभुरी होती है, हल्की हो जाती है, वैसे ही कपास का रेशा भी जल करके भुरभुरा और हल्का हो जाता है। ये थी कपास की विशेषताएं, जिसके द्वारा अब अगर हमें कभी सूती वस्त्रों को पहचानना हो या कपास के रेशे को पहचानना हो तो हम इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। या हमें उनका रख रखाव करना हो सूती वस्त्रों का, किस तरीके से उन्हें रखना है, किस तरह से उन्हें धोना है, किस चीज का प्रयोग करना है, किस चीज से बचाना है, ये सब भी चीजें हम इस पर आसानी से देख सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं इसमें भूल गई हूँ, कपास के रेशे को हमें थोड़ा सीलन से बचाना चाहिए क्योंकि उस पर कीड़े जल्दी लग जाते हैं। अगर सीलन है तो, और अगर सूखा कपड़ा है तो वो काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कपास के कपड़ों को या सूती कपड़ों को धूप में सुखाने पर भी इस पर हल्का प्रभाव पड़ता है। अगर तेज धूप है तो इसका जो रंग है वो मटमैला हो सकता है या हल्का हो सकता है, और कपास का जो वस्त्र होता है वो रंगों को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके लिए उन पर परिष्कृत और परिसज्जाएं करके उनको कलर किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और कपास का रेशा पहचानने का गुण भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ। आगे के वीडियो में मैं अन्य रेशों के बारे में भी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।